और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया ही रहने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने कहाँ तक कर लिया था कि जो भी अपने पास नाभिकीय विखंडन होता है, क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, और मैंने तुमको बताया था कि रेडियो एक्टिवता क्या होती है, बताया था। तो रेडियो एक्टिवता मैंने तुमको क्या बताई थी, जो भी अपने पास रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उनका क्या होता है, स्वतः विघटन होता है, और स्वतः विघटन होने की इस प्रक्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिवता बोलते हैं। क्लियर था यहाँ तक। फिर मेरे पास आई थी नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होती है कि जब भी कोई एक अपना भारी नाभिक, क्या है, जब कोई एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में क्या करता है, टूटता है, तो उससे जो अपने पास जो निर्मुक्त जो ऊर्जा है या उससे मुक्त हुई जो ऊर्जा है वो उसकी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। क्लियर। और नाभिकीय विखंडन के लिए मैंने तुमको एक रिएक्शन लिखाई थी, क्या लिखाई थी कि बाण में यूरेनियम 235 प्लस 0N1, इससे क्या बनता है अपने पास, बाण में यूरेनियम 236, और ये कौन सा नाभिक होता है, उत्तेजित नाभिक। और उत्तेजित नाभिक की जब होती है तो अपने पास क्या बनता है, रिएक्शन होती है, तो 56 बेरिलियम 141 प्लस 36 Kr बाण में प्लस 30N1 प्लस Q, यही रिएक्शन बनी थी अपने पास कि बाण में यूरेनियम 235 प्लस 0N1 इन दोनों की होती है, तो अपने पास क्या बनता है, बाण में यूरेनियम 236, और कौन सा नाभिक बनता है, पूरा उत्तेजित नाभिक। उत्तेजित नाभिक की जब रिएक्शन कराएंगे तो किस में टूटेगा, ये 56 बेरिलियम 141 36 Kr बाण में प्लस 30N1 प्लस Q। Q क्या होती है, मुक्त ऊर्जा। क्लियर सभी को। चलिए अब अपने पास मैंने तुमको हेडिंग लिखा दी थी कि विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा। अपना नया टॉपिक है विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा। हेडिंग डाल लेना, विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा। कोष्टक में लिख लेना बाण में यूरेनियम 235। बाण में यूरेनियम 235। नीचे लिखना कि इसके लिए हमने निम्न अभिक्रिया का इसके लिए हम निम्न अभिक्रिया से Q का मान ज्ञात करते हैं। कौन सी है अपने पास, बाण में यूरेनियम 235 प्लस 0N1, बाण में यूरेनियम 236 से क्या बनेगा अपने पास, 56 बेरिलियम 141 प्लस 36 Kr बाण में प्लस 30N1 प्लस Q। नीचे लिख दीजिए Q मान की परिभाषा से, Q क्या है, मुक्त ऊर्जा। तो Q मान की परिभाषा से हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है अपने पास, M इनिशियल माइनस M फाइनल। क्लियर। और इसको किस में करते हैं, AMU। क्लियर। अब नीचे लिख देना चूंकि अब इन सब का अपने पास क्या ज्ञात होता है, कुल द्रव्यमान। तो अपने पास बाण में यूरेनियम, यहाँ लिख दीजिए चूंकि बाण में यूरेनियम 235 का कुल द्रव्यमान कितना होता है, पता है कि बाण में यूरेनियम 235 का 235.0454 AMU। इसी प्रकार 0N1 का कुल द्रव्यमान 0N1 का कुल द्रव्यमान कितना होता है अपने पास,
0087 AMU और 56 बेरिलियम 141 का कुल द्रव्यमान कितना होता है? 56 बेरिलियम 141 का अपने पास कुल द्रव्यमान बताइए। 140.9139 AMU। ये तुमको याद करने पड़ेंगे कि बाद में यूरेनियम 235 का कुल द्रव्यमान कितना होता है, इतना इसका कुल द्रव्यमान इसका कितना होता है और इसका कुल द्रव्यमान कितना होता है। और क्या है अपने पास 36 Kr92 का कुल द्रव्यमान कितना होता है बताइए। 91.8973 AMU। तो नीचे लिख देना। ये तो क्या कहलाते हैं अपने पास? क्रियाकारक। ये क्या कहलाते हैं? उत्पाद। तो नीचे लिख देना अतः क्रियाकारकों का कुल प्रारंभिक द्रव्यमान अर्थात इनिशियल क्रियाकारकों का कुल प्रारंभिक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? क्रियाकारक कौन कौन से हैं अपने पास? 92 यूरेनियम 235 और ये क्या है? 0N1। तो 92 यूरेनियम 235 का कुल द्रव्यमान कितना है? इतना। तो कितना हो जाएगा? 235.0454 प्लस में है और 0N1 है क्रियाकारक में। तो 0N1 का कुल द्रव्यमान कितना है? 1.0087। तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ लिख लेना ऑब्लिक में कोष्ठक में 92 यूरेनियम 235 प्लस यहाँ लिख लेना कोष्ठक में M इंटू 92 यूरेनियम 235 प्लस M इंटू 0N1। क्लियर? तो तुमको पता रहेगा कि 92 यूरेनियम 235 का कुल द्रव्यमान और 0N1 का कुल द्रव्यमान। तो यही क्या है? दोनों अपने पास क्रियाकारक। और क्रियाकारक क्या है? प्रारंभिक मान है। प्रारंभिक को किसने है? इनिशियल। तो M इनिशियल का मान कितना हो जाएगा? 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 अर्थात क्रियाकारकों का प्रारंभिक द्रव्यमान। क्लियर? तो अपने पास इनका मान कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 236.0541 236.0541 AMU। क्लियर? समझ लीजिए एक बार फिर उतार लेना। नीचे लिखिए उत्पाद नाभिकों। यहाँ लिख लेना उत्पाद नाभिकों एवं कणों का अंतिम द्रव्यमान अर्थात फाइनल अंतिम द्रव्यमान। तो उत्पाद नाभिक कौन कौन से हैं? 56 बेरिलियम 141 और 36 Kr92 और 30N1। क्लियर? तो 0N1 का जो कुल द्रव्यमान है वो किससे गुणा हो जाएगा? 3 से। तो अपने पास कितना हो जाएगा? तो यहाँ लिख लेना M फाइनल बराबर कितना? M फाइनल बराबर कितना हो जाएगा बताइए कि M 56 BA 141 प्लस M 36 Kr92 और प्लस किसका? 3 इंटू M 0N1 3 इंटू 0N1। तो जब इसका पर मान रखेंगे तो बराबर 56 बेरिलियम के 141 का कुल द्रव्यमान कितना होता है? इतना। तो कितना हो जाएगा? 140.9139 प्लस 36 Kr का कुल द्रव्यमान कितना होता है? 91.8973 प्लस तब 0N1 का मान को जब मैं इससे 3 से इंटू करूँगा किसको? इससे। तो इसका मान कितना आ जाएगा अपने पास बताइए? 36 Kr का मान कितना आ जाएगा? बाय 3 इंटू 0N1 का मान कितना है? कुल द्रव्यमान कितना है? 1.0087। क्लियर? अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 140 अब डायरेक्ट लिख दूँ इसका मान। इसको हल कर लोगे तुम
1.0087 को किससे गुणा करोगे? 3 से, और 3 से गुणा करने के पश्चात इन दोनों के साथ क्या कर दोगे? उसको जोड़ दोगे क्या? चलिए मैं इसका डायरेक्ट मान लिख देता हूँ। कितना आएगा अपने पास? ये आएगा अपने पास 235.8375 AMU। तो देखिए अपने पास एम इनिशियल का मान भी आ गया। किसका आ गया? एम इनिशियल का। और किसका आ गया? एम फाइनल का मान आ गया। दोनों के मान आ गए नहीं आए? क्रियाकारक का प्रारंभिक द्रव्यमान और उत्पाद नाभिक का अंतिम द्रव्यमान आ गया नहीं आया? तो मैंने तुमको क्या बताया था? Q बराबर एम इनिशियल माइनस एम फाइनल। तो एम इनिशियल मतलब क्रियाकारकों का प्रारंभिक द्रव्यमान माइनस उत्पाद नाभिक एवं कणों का अंतिम द्रव्यमान। तो क्रियाकारक का जो प्रारंभिक द्रव्यमान है, जो कुल टोटल आया, उसको किसको घटा देंगे उसमें से? एम फाइनल, उत्पाद नाभिकों का कणों का कुल द्रव्यमान को। क्लियर? प्रारंभिक द्रव्यमान माइनस अंतिम द्रव्यमान। प्रारंभिक द्रव्यमान किसका है? क्रियाकारक का। और अंतिम द्रव्यमान किसका है? उत्पाद। क्लियर? तो एम इनिशियल का मान कितना है अपने पास? तो लिख देना यहाँ पर Q बराबर या इसका इक्वेशन नंबर दे लेते हैं अपन इसका, नहीं तो नीचे लिख देना। इसका दे लो वैसे एक समीकरण 1। तो यहाँ लिख देना एम इनिशियल व एम फाइनल के मान समीकरण 1 में रखने पर तो अपने पास Q बराबर कितना आ जाएगा? एम इनिशियल कितना है? 236.0541 माइनस एम फाइनल का मान कितना है? 235.8375। क्लियर? इनटू AMU। तो अपने पास Q बराबर कितना आ जाएगा? Q बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 235 में से किसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.2168 AMU। कितना बचेगा? Q बराबर 0.2168 AMU। तो नीचे लिख देना चूंकि एक AMU किसके बराबर होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो अपने जब इसका मान निकालेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 0.2168 इंटू कितना हो जाएगा? 931। तो कितना आ जाएगा इसका मान? Q लगभग किसके मान के बराबर आएगा? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Q लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नीचे लिख देना यहाँ पर अर्थात यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। नोट डाउन करिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्पन्न होती है।
उतार लिया। चलिए हेडिंग डालिए, द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभ के विखंडन का स्पष्टीकरण। अब ये जो तुम्हारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको ध्यान से सुनना, और जो मैं लिखा देता हूँ उसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना और पढ़ लेना। इसको जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा और समझ के। लिखिए, हेडिंग है द्रव बूंद मॉडल। द्रव बूंद मॉडल के आधार पर, द्रव बूंद मॉडल के आधार पर द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभ के विखंडन का, नाभिकीय विखंडन का, नाभिकीय विखंडन का स्पष्टीकरण, द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन का स्पष्टीकरण। क्लियर? देखिए, द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभ के विखंडन का स्पष्टीकरण। इसमें देखिए जो अपने पास जो नाभिक होता है, क्या होता है? नाभिक होता है वो उसकी 5 अवस्थाओं में विभक्त होता है। कितनी अवस्थाओं में? 5 अवस्थाओं में। क्लियर? 5 अवस्थाओं में विभक्त होता है, और जब 5 अवस्थाओं में विभक्त होता है तो जो नाभिक है वो 5 प्रकार की आकृति ग्रहण करता है। किस प्रकार की? कितने प्रकार की? 5 प्रकार की आकृति। कितने प्रकार की? जब 5 अवस्थाएं होती हैं तो वो कितनी प्रकार के, जब नाभिक कितने आकार को चेंज करेगा? 5 प्रकार से। क्लियर? तो उसकी 5 प्रकार की क्या होती है? आकृति। तो देखिए जो द्रव बूंद मॉडल दिया था वो किसने दिया था? बोर और व्हीलर ने। किसने दिया था? बोर व व्हीलर ने। किसने दिया था? बोर व व्हीलर ने। और कौन सी सन में दिया था? सन 1939 में। जो द्रव बूंद मॉडल था वो किसने दिया था? बोर और व्हीलर ने दिया था। कौन सी सन में दिया था? 1939 ईस्वी में दिया था। और जो अपने पास असंपीडित द्रव बूंद होती हैं, क्या होती हैं? असंपीडित द्रव बूंद, जो संपीड़ित नहीं होती हैं, असंपीडित द्रव बूंद होते हैं। क्या? द्रव बूंद मॉडल में। और इसमें क्या होता है कि 2 बल होते हैं। एक तो पृष्ठ तनाव बल। कौन सा होता है? पृष्ठ तनाव बल। और दूसरा होता है कूलाम बल। क्या होता है? कूलाम बल। अगर ये दोनों बल क्या हो जाएं? असंतुलन। ये दोनों ही बल कौन सी अवस्था में हों? असंतुलन अवस्था में हों, तो उस स्थिति में क्या होता है अपने पास? उस स्थिति में असंतुलन से, जब ये दोनों असंतुलित होते हैं तो उस स्थिति में अपने पास ये घटना उपस्थित होती है या उत्पन्न होती है। कौन सी? द्रव बूंद मॉडल की। क्लियर? कि जब ये दोनों उत्पन्न जो ये अपने पास द्रव बूंद मॉडल है वो किस पर आधारित होता है? पता लग गया कि पृष्ठ तनाव बल और कूलाम बल, ये दोनों जब असंतुलित होते हैं तो उनके आधार पर क्या होता है? द्रव बूंद मॉडल होता है। क्लियर? तो तुम्हारे पास 3 बात क्लियर हो गई कि द्रव बूंद मॉडल किसने दिया? बोर और व्हीलर ने। और कौन सी सन में दिया? 1939 में। इसमें कौन सी द्रव बूंद मॉडल का प्रयोग करते हैं या कौन सी द्रव बूंद का प्रयोग करते हैं? असंपीडित द्रव बूंद का। और ये किस पर आधारित होती है कि जब पृष्ठ तनाव और कूलाम बल क्या होते हैं? असंतुलित होते हैं, तब द्रव बूंद मॉडल उस पर कार्यरत होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब इसमें देखिए जो नाभिक जो अपने आकार ग्रहण करता है, आकृति उत्पन्न होती है, वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो अपने पास आकृति होती है गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। एक होती है अपने पास दीर्घवृत्ताकार। तीसरी होती है अपने पास डमलाकार। ठीक है? और चौथी होती है अपने पास जो ये नाभिक होता है, तो नाभिक ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। क्लियर?
ये दो भागों में विभक्त हो जाता है तथा जो पांचवी आकृति होती है वो नाभिक अपने अपने जगह पर अलग अलग क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस प्रकार जो द्रव बूंद मॉडल है वो कितनी आकृति ग्रहण करता है नाभ के विखंडन अभिक्रिया में, 5। क्लियर, 5 अवस्थाएं होंगी तो आकृति कितनी ग्रहण करेगा, 5। क्लियर। एक बार तुम जो अपने पास दो आकृतियां हैं, एक तो वृत्ताकार और एक क्या है अपने पास, दीर्घ वृत्ताकार, इन दोनों के बारे में पहले आप स्पष्टीकरण कर लीजिए। फिर क्योंकि पांचों आकृतियां तो अपने पास कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, इन दोनों के बारे में अपन व्याख्या कर लेते हैं कि ये दोनों आकृतियां किस प्रकार ग्रहण करता है क्या, नाभिक। क्लियर। चलिए इन दोनों के बारे में बात करते हैं, फिर जो अपनी अगली वीडियो बनेगी उसमें अपन 3 आकृतियों को स्पष्टीकरण कर लेंगे। क्लियर है सभी को। चलिए लिखिए इसमें, लिखिए इसमें सन 1939 में बोरवे व्हीलर ने सन 1939 में बोरवे व्हीलर ने द्रव बूंद मॉडल का उपयोग किया। सन 1939 में बोरवे व्हीलर ने द्रव बूंद मॉडल का उपयोग किया। यह मॉडल असंपीड्य द्रव बूंद के समान नाभिक में पृष्ठ तनाव बलों तथा कूलाम बलों के असंतुलन से उत्पन्न कंपनों पर आधारित है। पैराग्राफ तेज करिए, लिखिए, शांत अवस्था में नाभिक को गोलाकार असंपीड्य द्रव बूंद के समान माना जा सकता है। इस अवस्था में पृष्ठ तनाव बल तथा प्रतिकर्षण कूलाम बल तथा प्रतिकर्षण कूलाम बल इसके गोलाकार आकृति को बनाए रखते हैं। आकृति बना लीजिए।
इसको डाल देना स्थिति फर्स्ट, स्थिति सेकंड, स्थिति थर्ड, स्थिति फोर और स्थिति 5। नोट डाउन करिए जल्दी। कर लिया? लिखिए, जब नाभिक न्यूट्रॉन प्रग्रहण करता है, जब नाभिक इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण करता है तो नाभिक को उत्तेजना प्राप्त होती है। तो नाभिक को उत्तेजना प्राप्त होती है, जिससे उत्तेजित नाभिक का उत्तेजित नाभिक का पृष्ठ कंपन करना प्रारंभ कर देता है, कंपन करना प्रारंभ कर देता है। विरूपण बलों के प्रभाव में नाभिक का गोलीय आकार विकृत होकर दीर्घ वृत्ताकार या दीर्घवृत्तज आकार में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? ये दोनों स्थितियां क्या हो गई तुम्हारी? क्लियर। एक बार इसको पढ़ लेना। अब जो अपनी अगली वीडियो होगी वो इन तीनों स्थितियों के बारे में अपन क्या करेंगे? स्पष्टीकरण। क्लियर? कि भाई देखिए, शांत अवस्था में तो उस पर जो पृष्ठ तनाव बल है तथा प्रतिकर्षण जो बल है, वो दोनों जो अपने बल होते हैं उसको जो शांत अवस्था में इसको किस प्रकार बनाए रखते हैं? गोलाकार अवस्था में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्रग्रहण करता है। तो न्यूट्रॉन को जब प्रग्रहण करता है तो न्यूट्रॉन को प्रग्रहण करने के पश्चात नाभिक को क्या होती है? उत्तेजना प्राप्त होती है, तथा जो उत्तेजित नाभिक है, क्या है? उत्तेजित नाभिक, वो उसका पृष्ठ क्या करने लग जाता है? कंपन करने लग जाता है, तथा कंपन करने के पश्चात जो उसका गोलाकार जो आकृति है वो क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। और विकृत होने के पश्चात वो कौन सी आकृति ग्रहण कर लेता है? दीर्घवृत्तज आकृति ग्रहण कर लेता है। क्लियर सभी को? चलिए इसको एक बार पढ़ लेना।